नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ज्ञान गंगा ई लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हमने जो है इतिहास विषय की एक विशेष सीरीज शुरू करी थी और उस इतिहास विषय में प्रारंभ से लेकर के यानी प्राग ऐतिहासिक काल के समय से लेकर के हमने जो है विभिन्न सभ्यताओं का समय देखा। विभिन्न सभ्यताओं के बाद में राजस्थान के प्रमुख राजवंश देखे, उससे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश देखे और राजपूत वंशों में हमने मेवाड़ रियासत का इतिहास पढ़ना शुरू किया। मेवाड़ रियासत में प्रारंभ में हमने गुहिल वंश पढ़ा। गुहिल वंश में गुहिल से लेकर के उसके अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बीच में आने वाले महत्वपूर्ण शासकों के संदर्भ में पढ़ा। उसके बाद हमने सिसोदिया शासकों के संदर्भ में पढ़ना शुरू किया और सिसोदियों के जो पहले शासक थे राणा हमीर देव सिसोदिया, उन हमीर देव और हमीर देव के बाद के लेकर के जितने भी थे, क्षेत्र सिंह हो, लक्ष्य सिंह हो, है ना, उन सब के बारे में पढ़ते हुए कल हमने जो है कुंभा और कुंभा के बाद में राणा रायमल तक की बात हमने पढ़ी थी। कुंभा की हत्या किस तरह से उदा ने की थी और रायमल किस तरह से शासक बने। राणा रायमल ने जो है कुछ एक ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किए थे। 2-3 तालाब बनाए थे, रमा शंकर, समया संकट। उनकी एक पत्नी थी श्रृंगार देवी, जिन्होंने एक बावड़ी खुदवाई, गोसुंड की बावड़ी। इसके अलावा रायमल ने जो है एकलिंग जी का जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया। इन सभी संदर्भों के बाद में हमने जो है रायमल के 4 पुत्रों की कहानी भी हमने देखी, किस तरह से उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और उनमें सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया जो उडाना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध थे और उनकी पत्नी के नाम के आधार पर उन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम किस तरह से जो है तारागढ़ रखा। ये सारी चीज़ें देखी और किस तरह से वो आपस में लड़ाई होती है, किस तरह से जो है उस चारणी के पास जाते हैं और चारणी के पास जाने के साथ साथ ही पृथ्वीराज सिसोदिया को गुस्सा आता है। उनकी भविष्यवाणी को असिद्ध करने के लिए वो तलवार का वार करते हैं और महाराणा सांगा पर जो है पहला वार उन्हीं के बड़े भाई के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से महाराणा सांगा वहाँ से भाग करके अजमेर के श्रीनगर में शरण लेते हैं। नाम मैंने उस व्यक्ति का बताया था, करमचंद पंवार। और फिर पीछे से जो है तीनों एक एक करके जो है उनका खात्मा होता है और फिर मेवाड़ रियासत किया। मेवाड़ की जो गद्दी वो संग्राम सिंह के लिए खाली होती है और मेवाड़ पर राणा जो सांगा है वो हमने कल देख लिया था, 1509 में शासक बनते हैं। जब 1509 में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं, उस समय में यदि अपन मेवाड़ के आसपास की या राजनीतिक स्थिति देखें तो वो कुछ इस तरह से थी। ये जो अपना मेवाड़ रियासत थी, इस मेवाड़ पर जो शासन कर रहे हैं वो महाराणा सांगा कर रहे हैं। इसके अलावा देखो मेवाड़ के पास में भारत का जो केंद्रीय सत्ता थी वो थी दिल्ली और दिल्ली में जिस का शासन था या जो युग था वो सल्तनत काल था और उस सल्तनत काल के में जो वंश राज कर रहा था वो वंश था लोधी वंश। ध्यान दें, राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, तब यहाँ का जो शासक था वो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी। इसके बाद में राणा सांगा की जो आपसी भिड़ंत होती है तब यहाँ का शासक बदल जाता है और उस शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो 2 बातें हो गई, महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी होगा और खानवा के युद्ध से पहले जो बाड़ी और खातौली के युद्ध जो लड़े जाएंगे दिल्ली के साथ में, उस समय में इब्राहिम लोधी यहाँ का शासक होगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें भी अपने को ध्यान में रखनी है। सल्तनत काल के बाद में दिल्ली में जो मुगल काल आएगा और मुगलों का जो पहला शासक आएगा, बाबर के साथ भी राणा सांगा का जो है प्रतिद्वंद रहता है, संघर्ष रहता है। इस चीज़ को भी हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इनका एक और पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था मालवा। मालवा और मेवाड़ संघर्ष की जो कहानी है वो महाराणा सांगा के दादा के काल में शुरू हो जाती है। देखो कुंभा के काल में हमने कुंभा पढ़ा। कुंभा के बाद में इनके पुत्र रायमल शासक बने और रायमल के बाद में सांगा शासक बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुंभा इनके दादा हुए। कुंभा से जो पूर्व महान शासक मिलेंगे आपको, तो कुंभा से पूर्व मिलेंगे अपने को लक्ष्य सिंह या लाका मिलेंगे अपने को, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। लक्ष्य सिंह से पहले अपने को मिल जाएंगे हमीर, महत्वपूर्ण शासक। तो इस तरह से जो खास शासक हैं जिन पर अधिकांश प्रश्न बनते हैं, हमीर हैं, लक्ष्य सिंह है, कुंभा है और कुंभा के बाद सांगा आएगा। सांगा का जो पुत्र होगा वो उदय सिंह होगा। उदय सिंह पर ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
उदय सिंह का जो पुत्र होगा वो फिर प्रताप आएगा। तो इस तरह से सांगा का पोता फिर प्रताप जो है राजस्थान की मेवाड़ धरा का नाम अमर करेगा। उसी तरह कुंभा का पोता ने किया था। तो यहाँ पर दादा पोता की जो कहानी का एक क्रम है वो चलता रह रहा है। तो मेवाड़ रियासत की जब बात करेंगे तो मालवा का जो शासक रहेगा इस समय यहाँ पर रहेगा महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। महमूद खिलजी का जो संघर्ष है वो कुंभा के साथ हुआ था और सांगा के साथ भी महमूद खिलजी है, लेकिन ये महमूद खिलजी सेकंड है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। इसके अलावा मेवाड़ रियासत में इधर जो नीचे एक और शासक मिलेगा अपने को, वहाँ पर जो नीचे शासक मिलेंगे राज्य मिलेगा, वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य, तो गुजरात में भी यहाँ पर मुस्लिम राज्य था, यहाँ से भी इनका आपसी संघर्ष हुआ। मालवा के साथ भी इनका आपसी संघर्ष होगा और दिल्ली के साथ भी आपसी संघर्ष होगा। यहाँ पर होगा नागौर। नागौर का इनके साथ ज़्यादा पहले कुंभा के काल में इसको सुलझा लिया गया था। हादी खां यहाँ के शासक थे तो ये इनके साथ लड़ने भी जाएंगे आगे चल करके। तो इस तरह से चारों तरफ से जो है, तीनों तरफ से मेवाड़ राज्य मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। इस कारण जो है महाराणा सांगा को एक उपाधि मिलती है अपने ज़माने में, हिंदू पति या हिंदू पत की उपाधि भी मिलती है, ये ध्यान रहे आपको। देखो यहाँ पर हिंदू पत की जो उपाधि और राणा सांगा को जो है हिंदुओं का, राजस्थान के समस्त हिंदू शासकों का प्रतिनिधित्व करने के कारण हिंदू पत की उपाधि मिलती है, ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। इससे पहले देखो यदि अपन और भी इस तरह के नाम मिलते हैं, जैसे एक शब्द आएगा हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान जिस शासक को कहा गया वो कौन होगा? कुंभा होगा, कुंभा। या यूं कहेंगे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन होगा? तो हिंदू सम्राट अपन चौहानों में जाएंगे तो वो आपको पृथ्वीराज मिलेगा, पृथ्वीराज तृतीय। या यूं कहेंगे हिंदू भारत का जो अंतिम सम्राट होगा, यानी पृथ्वीराज तृतीय के समय तो मुस्लिम भारत में आ गए थे, और हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहेंगे तो वो आपको महेंद्रपाल सेकंड मिलेगा, महेंद्रपाल सेकंड। इस तरह से कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उनकी एक उपाधि राणा सांगा की, वो है हिंदू पति या हिंदू पत, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये इनकी प्रारंभिक स्थिति थी। एक तरफ दिल्ली में सल्तनत और मुगल काल दोनों के शासक इनसे टकराएंगे, मालवा के महमूद खिलजी से भी इनकी लड़ाई होगी और गुजरात के शासकों से भी इनकी लड़ाई होगी। तो ये सारा घटनाक्रम हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। अपना जो टॉपिक आज ये है कि महाराणा सांगा का जो पूरा कालखंड है वो आपस में लड़ाइयों में भी व्यतीत हुआ है। तो महाराणा सांगा का जो संघर्ष है वो तीन राज्यों के साथ हो रहा है, विशेष रूप से गुजरात, मालवा और दिल्ली। इस क्रम में यदि अपन देखेंगे सांगा की प्रारंभिक या यूं कहेंगे प्रमुख सैनिक अभियानों में, सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात मेवाड़ संघर्ष। गुजरात मेवाड़ संघर्ष की जो शुरुआत होती है लगभग 1515 से 20 के बीच में रहती है। मेवाड़ संघर्ष का जो प्रमुख कारण है वो कारण एक राज्य है, राज्य का नाम मिलेगा आपको ईडर। और ईडर राज्य पर कभी हिंदुओं का ही शासन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में एक व्यक्ति है जिनका नाम है भारमल और एक और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है रायमल। तो भारमल को सपोर्ट जो करते हैं या भारमल को जो के पीछे जिनका हाथ था वो गुजरात के शासकों का था, वो ईडर पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और भारमल को शासक बनाना चाहते थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने या सांगा ने रायमल की मदद की और ईडर पर अपनी तरफ से व्यक्ति को बिठाया ताकि इनकी इस सीमा की सुरक्षा की जा सके। और इस तरह से हुए संघर्ष में रायमल जो है वो ईडर राज्य को प्राप्त करने में सफल होता है और एक तरह से इस गुजरात मेवाड़ संघर्ष में जो है महाराणा सांगा की विजय होती है। विजय होती है वो किसकी होती है? सांगा विजित होता है और हारता जो है वो गुजरात राज्य का शासक हारता है। दूसरी तरफ यदि अपन दूसरा देखें, गुजरात मेवाड़ संघर्ष के बाद में महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे तो वो मिलेगा अपने को मालवा वर्सेज मेवाड़ संघर्ष। मालवा और मेवाड़ संघर्ष में जो महत्वपूर्ण कारण है वो एक व्यक्ति है या एक रियासत है या जगह है जिसका नाम मिलेगा चंदेरी। अब ये जो चंदेरी हैं वो चंदेरी
मालवा और मेवाड़ के बीच में पड़ती हैं और इस चंदेरी को लेकर के मालवा और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में मेवाड़ के महाराणा विजित होते हैं और इससे संदर्भित इनके बीच में जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो युद्ध कहलाता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, इनको मैं थोड़ा डिटेल से देखेंगे, एक बार अपन इसको संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं। ये गागरोन का युद्ध जो है वो लगभग 1519 में हुआ था। तीसरा हम देखेंगे वो है दिल्ली वर्सेज मेवाड़ संघर्ष। इस दिल्ली वर्सेज मेवाड़ संघर्ष में दो प्रमुख वंशों की लड़ाई होगी, जिसमें एक तो था सल्तनत काल। उस सल्तनत काल में जो वंश था वो वंश मिलेगा अपने को लोधी वंश, और लोधी वंश का जो प्रमुख व्यक्ति जिसके साथ संघर्ष हुआ वो मिलेगा अपने को इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के संदर्भ में दो युद्धों को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक युद्ध का नाम ध्यान रखना है खानवा और एक युद्ध का नाम याद रखेंगे बाड़ी। खानवा और बाड़ी, इस पर अपन थोड़ी कल भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखो सल्तनत काल में जैसे ही 1526 आएगा और 1526 में पानीपत का युद्ध जो होगा, उस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी मुगल राम साम्राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा हरा दिया जाएगा और हराने के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ भी जो है महाराणा सांगा का संघर्ष होगा और मुगलों के जो शासक है बाबर, उस बाबर के साथ में भी दो प्रमुख युद्ध लड़ेगा। एक लड़ेगा वो बयाना का युद्ध और एक लड़ेगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा का अंतिम युद्ध था और बयाना का युद्ध राणा सांगा द्वारा विजित अंतिम युद्ध था। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये इस युद्ध की जो तारीख मिलती है वो 15 फरवरी 1527 ईस्वी मिलेगी, बयाना भरतपुर में है, और खानवा की मिलेगी अपने को 17 मार्च 1527 ईस्वी। इस युद्ध में राणा सांगा की हार के साथ ही जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के द्वार पूरी तरह से खुल चुके थे और मुस्लिम साम्राज्य भारत में रहा। मुगल काल के लगभग 200 साल तक भारत पर फिर से मुगलों ने राज कर लिया। यदि इस युद्ध में बाबर हारता तो शायद एक बार फिर से भारत पर हिंदू काबिज होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका बदकिस्मती से। तो इनके संदर्भ में थोड़ा सा अपन एक बार फिर से देखते हैं, देखो डिटेल से। तो गुजरात मेवाड़ संघर्ष 1515 से 20 के बीच में हुआ, कारण उसका ईडर राज्य था। दो उत्तराधिकारी का संघर्ष भारमल और रायमल। तो रायमल का सपोर्ट किया मेवाड़ ने और वो मेवाड़ के सपोर्ट के कारण रायमल ईडर का अंतिम रूप से शासक बनने में सफल होता है और इसमें सांगा विजय होता है और गुजरात के शासक हारते हैं। इसके अलावा मालवा और मेवाड़ संघर्ष की जो शुरुआत होती है वो कुंभा के काल में होती है और कुंभा के बाद में उसके पोते सांगा ने इसको फिर से उभारा। चंदेरी का जो शासक था, सामंत था मेदिनी राय। यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम भी अपन देख लेते हैं, मेदिनी राय। मेदिनी राय के संदर्भ में ये बात मिलती है कि भाई मेदिनी राय पहले कभी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के दरबार में हुआ करता था और मुस्लिम दरबार में होने के कारण बाकी उनके जो अमीर थे, सरदार थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे मेदिनी राय को, इसलिए जो है उसको दरबार से निकलवा दिया जाता है। और निकलवाने के साथ ही जो राणा सांगा मेदिनी राय को शरण देता है, गागरोन और चंदेरी की उसे जागीर देता है। इस बात को अपमान समझ लेता है मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और उस पर युद्ध करता है, आक्रमण करता है। तो आगे मेदिनी राय लड़ता है और पीछे उसकी मदद करने के लिए राणा सांगा आते हैं और युद्ध जो होता है वो युद्ध गागरोन का युद्ध होता है। 1519 में झालावाड़ का युद्ध भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये गागरोन का जो दुर्ग है या गागरोन जो बस्ता वो झालावाड़ में है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय होती है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा की होती है और युद्ध में जो महमूद खिलजी था वो लड़ते लड़ते घोड़े से गिर जाता है और गिरने के कारण महाराणा सांगा उसको पकड़ करके फिर से बंदी बना लेते हैं और लगभग इस गागरोन के युद्ध में उसको 3 माह तक बंदी बनाए रखा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। हमने देखा था महमूद खिलजी जो फर्स्ट था उसको 6 माह तक बंदी बनाया था। बंदी बनाया किसने था? कुंभा ने बनाया था। और ये जो 3 माह तक बंदी बनाया वो महमूद खिलजी सेकेंड को बनाया और ये 3 माह तक बंदी बनाया था सांगा ने। सांगा ने इसको छोड़ दिया, आगे चल कर के माफ़ कर दिया और मालवा का आधा साम्राज्य से वापस दे दिया और चंदेरी पर मेदिनी राय को काबिज कर दिया। इस तरह से इस युद्ध का ये जो संघर्ष था वो समाप्त होता है। आगे महाराणा सांगा के द्वारा इस तरह से इन युद्धों में या आपसी दूसरे राज्यों में भाग लेने के कारण जो है पूरे राजस्थान में उनकी धाक जमने लगी। धीरे धीरे
चारों तरफ सांगा का नाम गूंजने लगा। सभी राजपूत राज्यों में, हिंदू और मुस्लिम राज्यों में एक ही नाम छाने लगा, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। इस तरह से सभी साम्राज्य वाले जो शासक थे वो महाराणा सांगा से मित्रता करना चाहते थे या एन के प्रकार से कोई ना कोई संबंध रखना चाहते थे। तो ये जो सारी बातें हो रही थी, इन सभी बातों को सहन नहीं कर सका। देखो इस तरह से ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में ये जो रियासत है वो मेवाड़ है और यहाँ पर हिंदुस्तान का जो सब पूरा केंद्रीय सत्ता है दिल्ली में, उस दिल्ली में जो वंश है वो है लोधी वंश और लोधी वंश का इस समय जो शासक होगा वो होगा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अब ये इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का राजा होगा वो छोटी सी रियासत मेवाड़ के शासक की इतनी बड़ी प्रशंसा और इतनी कीर्ति यश अपमान को इतनी बड़ी कीर्ति यश को जो है वो सहन नहीं कर पाया और नहीं सहन कर पाया तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी। तो इब्राहिम लोधी ने जो कूच किया राणा सांगा की तरफ जब इब्राहिम लोधी अपनी फौज लेकर के आते हैं तब पहली मुलाकात इनकी होती है खातौली में। ये जो खातौली हैं ये उस ज़माने में बूंदी रियासत में पड़ता था। आज यदि बात करें तो वर्तमान में पड़ेगा कोटा, तो जिला है। और तहसील यदि आपको पूछ ले, वैसे पूछते नहीं है, पीपलदा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा में वर्तमान में खातौली पड़ता है। और उस ज़माने में जो राज्य था वो बूंदी रियासत थी या बूंदी राज्य में पड़ता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा ने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया और दिल्ली के इब्राहिम लोधी ने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया। कहते हैं कि राणा सांगा इसमें बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन इब्राहिम लोधी को युद्ध हारने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ से युद्ध से भगा दिया था। इस युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोधी और ज़्यादा तिल मिला उठा और उसने फिर से दूसरा युद्ध करने की एक और योजना बना डाली। जैसे ही दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी युद्ध हारा खानवा का, तो उसने दूसरे युद्ध की प्लानिंग की और कुछ समय बाद ही जो है 1518 में, लगभग अगले ही साल, ये 1517 का था, 1518 में बाड़ी में वापस दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। इधर से इब्राहिम लोधी की सेना, इधर से राणा सांगा की सेना। जिस स्थान पर मिली वो स्थान था बाड़ी, और बाड़ी जो पड़ती है वो पड़ती है धौलपुर जिले में, धौलपुर में, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो धौलपुर बाड़ी का जो युद्ध होता वो 1518 का था। इसमें दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं आया था, स्वयं नहीं आकर के उसने अपने 2 सेनापति भेजे थे। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है, सीधा सीधा पूछ ले कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने प्रत्यक्षतः किस युद्ध में भाग लिया, तो जवाब होगा खातौली, और किस युद्ध में भाग नहीं लिया प्रत्यक्षतः, वो होगा बाड़ी। जो 2 सेनापति भेजे उनमें से एक का नाम था हुसैन, एक का नाम तो मिलेगा आपको हुसैन, एक का नाम मिलेगा हुसैन और एक का नाम मिलेगा मियाँ माखन, मियाँ माखन, एक का नाम मिलेगा मियाँ हुसैन और एक का नाम मिलेगा मियाँ माखन। ये 2 सेनापतियों को उसने भेजा। राणा सांगा ने भी इन सेनापतियों को फिर से हराया, बुरी तरह से हराया, और हराने के बाद में इब्राहिम लोधी ने कभी इधर आंख नहीं की, क्योंकि दूसरा जो उसके प्रतिद्वंदी था बाबर उधर से आने की तैयारी कर चुका था। अब वो 1526 की लड़ाई में मशगूल हो गया राजस्थान की तरफ, या इब्राहिम लोधी ने वापस राणा सांगा से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं की। इब्राहिम लोधी का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। तो यहाँ यूँ कहेंगे कि सल्तनत काल के शासकों से यदि राणा सांगा ने जो युद्ध लड़े, वो 2 युद्ध लड़े वो महत्वपूर्ण रूप से, एक खानवा का और एक बाड़ी। दोनों युद्धों में राणा सांगा की विजय होती है। एक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से जो है इब्राहिम लोधी भाग लेते हैं, दूसरे युद्ध में अपने 2 सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ माखन को भेजते हैं, लेकिन दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों हार जाते हैं। पहला जो खानवा का युद्ध था, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बहुत क्षति पहुंचती है। राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है और शारीरिक रूप से बड़ा वो विकृत भी हो जाता है, यानी बहुत खंडित हो जाता है। युद्ध की समाप्ति के बाद में एक ऐसा वाकया या उल्लेख मिलता है, मेवाड़ राज्य के प्रमुख राजपुरोहित में मेवाड़ राज्य के इतिहास में इस बात का जिक्र किया गया कि राणा सांगा खानवा के युद्ध को हारने के पश्चात जब वापस अपनी रियासत में आए और दरबार लगा, तो दरबार में के उस सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। बोले मैं एक तरफ नीचे बैठना चाहता हूँ और मेरे उत्तराधिकारियों में से किसी को एक को बिठा दो। बोलो ऐसे क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरा शरीर पूरी तरह से खंडित हो गया है, मंदिर में यदि खंडित मूर्ति होती है तो उसको लगाया नहीं जाता, तो मैं खंडित होने के कारण सिंहासन पर बैठने के लिए लायक नहीं हूँ। तब मेवाड़ के सरदारों ने या सिसोदिया राजकुमारों ने और शासकों ने, बाकी अन्य शासकों ने उनको कहा कि भाई जो राजा होता है
वो वीर क्षत्रिय और उसका शरीर जो है कटा फटा ही हो, जितना कटा फटा होगा निश्चित रूप से उसमें वीरता के गुण मौजूद होंगे। और ऐसे व्यक्ति के अलावा और इस सिंहासन को कौन सुशोभित कर सकता है। इस तरह की बात करने पर राणा सांगा फिर से उस सिंहासन को जो है प्राप्त करते हैं और बैठते हैं और आगे की सारी घटनाक्रम होता है। तो यहाँ तक की जो बात हमने ब्रीफ में देखी, ये सिंपल सी जो चीज़ें थी वो परीक्षा के लिहाज से आपको नाम वगैरह पूछा जा सकता है। जी सिंपल सा प्रश्न हो गया कि गुजरात मेवाड़ संघर्ष का जो महत्वपूर्ण कारण कौन सा राज्य था, ईडर था। उस पर सहयोग राणा सांगा ने किसको किया, रायमल को किया। विजयी कौन हुआ, सांगा हुआ। मालवा और मेवाड़ जो संघर्ष था, उस संघर्ष का कारण कौन व्यक्ति था, तो आपको नाम याद रखना है, मेदिनी राय। और जगह जो थी वो कौन सी थी, चंदेरी। और युद्ध जो हुआ वो कहाँ हुआ, गागरोन में। इस गागरोन का युद्ध जो हुआ 1519 में हुआ। सांगा इस युद्ध में भाग लेता और मालवा का शासक महमूद खिलजी जो इस युद्ध में गिर जाता है घोड़े से, और उसको राणा सांगा 3 महीने के लिए बंदी बना लेता है और फिर वापस छोड़ देता है और आधा मालवा का राज्य दे देता है। और गागरोन का शासक मेदिनी राय को बना करके अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेता है मालवा की तरफ से। और तीसरा जो उनका संघर्ष होता है वो दिल्ली के साथ में, दिल्ली और मेवाड़ संघर्ष। इसमें सल्तनत काल के जो लोधी वंश थे, उस लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी से उनकी लड़ाई होती है, जिसमें 2 युद्ध वो लड़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया अपने, खानवा गलत लिखा हुआ है, खातौली यहाँ पर होना चाहिए। तो पहला जो युद्ध था वो खातौली का युद्ध था 1517 में, और दूसरा बाड़ी का युद्ध 1518 में। इसके बाद में सल्तनत काल दिल्ली में समाप्त होता है और मुगल काल शुरू होता है। मुगल काल के संस्थापक बाबर भारत आते हैं पानीपत का युद्ध जीत करके, और दिल्ली में उनका शासन जैसे ही शुरू होता है, उनका मेवाड़ से संघर्ष होना लाजमी था, क्योंकि बिगर राणा सांगा को हराए वो भारत में राज्य नहीं कर सकता। इसलिए जो है बयाना पहला युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा विजित रहते हैं और बाबर हार जाते हैं, यानी बाबर की सेना हार जाती है। दूसरा युद्ध होगा खानवा। तो खानवा का जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। अब अपन जो है डिटेल से इस खानवा के युद्ध को देखते हैं कि किस तरह से खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध की बात अब हम डिटेल से करते हैं। खानवा जो है दरअसल यदि इसके स्थान की बात करें तो वर्तमान में ये पड़ता है भरतपुर ज़िले में, और भरतपुर की में भी यदि बात करें विशेष रूप से स्थान पर्टिकुलर की, तो तहसील का नाम मिलेगा आपको रूपवास तहसील। अब देखो खानवा की जो लड़ाई हुई ये किस किस के बीच में, उन सबको हम देख चुके हैं। दरअसल जब ये भारत था, इस भारत में सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और इसका जो शासन था वो दिल्ली में था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी और फरगना के शासक मुगल शासक बाबर जब भारत की तरफ रुख करता है, तो सबसे पहले इन दोनों की जो लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, और वो इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई का नाम है पानीपत का युद्ध। इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लड़ते लड़ते। वैसे मध्यकालीन कहते हैं कि मध्यकालीन शासकों में इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध में डायरेक्ट लड़ते लड़ते मरा। बाकी शासक युद्ध में लड़ते लड़ते मरते नहीं हैं, उनकी सेना मरती है, शासक नहीं मरते हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में खेत रहा था, तो इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मरता है। बाबर का भारत पर अधिकार हो जाता है, और दिल्ली में शुरू हो जाता है वंश मुगल वंश। जैसे ही मुगल वंश शुरू हुआ तो कई सारे इतिहासकार, खास तौर से बाबर भी खुद एक बहुत अच्छा लेखक था। बाबर की जो पुस्तक है उसका नाम मिलेगा बाबरनामा, और ये जो अरबी भाषा में लिखी हुई है। बाबर राणा सांगा से उलझना नहीं चाहता था, पर उसका उलझना जरूरी भी था, क्योंकि यदि वो जानता था कि भारत में मुझे यदि लंबे समय तक राज करना है तो मुझे अपने आसपास के सारे दुश्मनों को, शक्तिशाली शासकों को ख़त्म करना होगा। तो बाबरनामा में एक कारण देता है कि युद्ध शुरू होने से पहले जब वो काबुल से रवाना हुआ, उस समय में उसने एक संदेश भिजवाया राणा सांगा को, और राणा सांगा से इस बात का, राणा सांगा इस संदेश में वापस जवाब देते इस बात का वचन दिया कि मैं जब दिल्ली पर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने आऊँगा तब अपनी सेना भेज करके बाबर की मदद करूँगा, और मदद करने के साथ साथ आगरा से इस तरफ का राज्य मेवाड़ का होगा और उस तरफ का राज्य बाबर का होगा। बाबर युद्ध करने आ जाता है, पानीपत के युद्ध में को जीत भी लेता है और दिल्ली पर राज भी स्थापित कर लेता है। तब तक राणा सांगा की न तो कोई सेना आई न कोई पत्र मिला, इस कारण से वह नाराज था और वह बाबर जो है राणा सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। एक कारण ये बाबरनामा के अनुसार मिलता है।
इसके अलावा और भी दूसरा कारण तो हमें दिख ही रहा है, बाबर बहुत महत्वाकांक्षी था, वह जानता था कि भारत में रहना तो उस राणा सांगा को हराना होगा। तो ये दो एक कारण थे जिसके कारण जो है इन दोनों में युद्ध अवसंभावी हो गया था। अब हम खानवा के युद्ध की प्रमुख घटनाओं को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, देखो, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। इस युद्ध की जो तारीख मिलती है वो तारीख मिलेगी अपने को 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। देखो, खानवा का युद्ध में जब अपन देख रहे थे, यहाँ एक चीज़ छूट गई थी, थोड़ा बयाना के युद्ध पर भी डिटेल दे देते हैं। जब इस तरह से भारत में बाबर का अधिकार हो गया था दिल्ली पर, और ये जो राणा सांगा पर वचन भंग का जब आरोप लगाता है, तब बाबर अपनी थोड़ी सी सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजता है। तो राणा सांगा भी अपनी कुछ सेना बाबर के खिलाफ भेजता है, और दोनों में एक आपसी झड़प होती है। झड़प जिस जगह होती है वो जगह थी बयाना। तो खानवा के युद्ध से पहले बयाना नामक स्थान पर बाबर और सांगा की जो है फौज में आपस में थोड़ी सी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में बाबर की सेना हार जाती है, भाग जाती है, खदेड़ दिया जाता है, और सांगा की विजित सेना जो है उस क्षेत्र को जीत करके वापस आ जाती है। इस युद्ध का जो घटना का उल्लेख मिलता है वो 16 फरवरी 1527 मिलता है, और इस युद्ध में इस बाबर की सेना का मनोबल जो है पूरी तरह से गिर गया था। जब मनोबल पूरी तरह से गिर गया था तो सैनिक जो है राणा सांगा से युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। पहले वो कहानी किससे सुन रखे थे कि किस तरह से इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका है, दिल्ली के सल्तनत को, शासक को वो 2 बार हराया है, तो निश्चित रूप से वो बहुत शक्तिशाली होगा और हमें उससे युद्ध लड़ करके मरना नहीं है। उनका मनोबल डाउन था, नीचा था, इस वजह से वो तैयार नहीं थे। उसके बाद दूसरा जो खानवा का युद्ध होता है, उस खानवा का जो युद्ध है वो भरतपुर की रूपवास तहसील में शुरू होता है। युद्ध शुरू जब हुआ उस दिन 17 मार्च की तारीख थी, 1527 का सन था, और युद्ध का जो समय है लगभग 9:30 AM पर, यानी सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू होता है। अब देखो, इस युद्ध की स्थितियों को हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक तरफ युद्ध में है राणा सांगा और दूसरी तरफ युद्ध में है बाबर। राणा सांगा और बाबर की तरफ से क्या क्या कोई खास बातें रही थी उसमें हम देखते हैं। राणा सांगा ने जब युद्ध शुरू किया उससे पहले देखो, पहले राजपूतन में एक विशेष परंपरा होती थी। इस परंपरा का नाम था पाती परवन की परंपरा। पाती परवन की परंपरा। तो ये जो पाती परवन की जो परंपरा है, इस परंपरा के तहत होता क्या है इसको हम थोड़ा जानते हैं। राजस्थान के राजपूत और शासक या जितने भी जो राजा हैं आपस में जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो आपस के पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण देते हैं कि भाई हम युद्ध लड़ने चल रहे हैं, और ख़ास तौर से विदेशी ताकतों से हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक इकट्ठा होकर के चलना चाहिए। तो इस पाती परवन की परंपरा के अनुसार राणा सांगा ने राजस्थान के विभिन्न शासकों को आमंत्रित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कहते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जब राणा सांगा युद्ध लड़ने जाता था उसके साथ हमेशा 7 तो राजा होते थे, 9 राव होते थे और लगभग 104 सरदार हुआ करते थे। 104 सरदार, और फिर बाकी इनकी फौज साथ में होती थी। इतनी बड़ी सेना और इतने लवाजमे को वो एक साथ लेके चलता था। ऐसा उल्लेख कर्नल जेम्स टोड अपने इतिहास की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में करते हैं। पाती परवन परंपरा के अनुसार राजस्थान के विभिन्न स्थानों से और अलग अलग क्षेत्रों से कई सारे राजकुमार और राजा महाराणा सांगा की मदद के लिए आए, और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बन चुका है कि कहाँ से कौन राजा इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए आया। तो उसमें देखो, कुछ एक राणा सांगा की जो सहायता करने के लिए जो भी व्यक्ति आए सहायता करने के लिए, वो कौन कौन आए। देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कई सारे व्यक्ति के नाम मिलेंगे। एक जो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए 2, तो एक इसका जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एक। दूसरा एक नागौर का शासक था हादी खां। हादी खां। तीसरा, यदि अपन देखें बाकी अन्य रियासतों में, उन बड़ी बड़ी रियासतों में जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत, उस रियासत का नाम है मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ के उस समय जो शासक थे, शासक का नाम यदि देखें, ये गजब का प्रश्न कई बार RS तक की परीक्षा में बन गया। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक तो थे राव गांगा। राव गांगा। और यदि अपन इस युद्ध में जिस व्यक्ति ने, गंगा ने प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लिया, गंगा ने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम मिलेगा राव मालदेव। तो मालदेव इस युद्ध में भाग लेता है लगभग 4000 सैनिकों के साथ में।
बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मारवाड़ के किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग दिया। तो वो जो राणा सांगा का सहयोग देने वाला है व्यक्ति है, उस व्यक्ति का राजकुमार का नाम क्या है, राव मालदेव। और उस समय जो मारवाड़ का शासक था वो शासक है राव गांगा। इसके अलावा देखो पड़ोस में एक और मारवाड़ के ऊपर राज्य था, राज्य का नाम है आमेर या जयपुर। आमेर के जो शासक हैं वो हैं पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा है। इसके अलावा देखो अन्य शासकों में यदि अपन डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर तो डूंगरपुर से जो शासक हैं वो है महारावल उदय सिंह। इसके अलावा और व्यक्तियों के बारे में बात करें तो एक रियासत या एक जगह है, जगह का नाम मिलता है गजनेर। और इस गजनेर से, ये गजनेर वर्तमान में यूपी में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना। तो इस गजनेर से जो व्यक्ति राणा सांगा का साथ देते हैं उनका नाम मिलेगा आपको अशोक परमार। जब हम राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उस किसान आंदोलन में एक बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया ठिकाने के जो प्रमुख ठिकानेदार थे वो अशोक परमार थे। और अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर राणा सांगा की खानवा के युद्ध में मदद करने के कारण ही उनको दी गई थी, जो आगे चल कर के इन्हीं के वंशजों के पास रहने वाली है। इसके अलावा यदि अपन बीकानेर की बात करें, बीकानेर रियासत में बीकानेर तो बीकानेर के जो शासक थे कल्याणमल, ये इन्होंने राणा सांगा का सहयोग किया था। ये कल्याणमल राव जेत सिंह के पुत्र थे। प्रत्यक्ष कल्याणमल राठौड़ ने जो है राणा सांगा का इस युद्ध में साथ दिया था। नीचे दिख रहा है, ठीक है। बीकानेर के कल्याणमल ने जो है राणा सांगा का सहयोग दिया था। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। बीकानेर के कौन हो गए, बीकानेर के राव कल्याणमल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासकों को आपको ध्यान में रखना है। देखो मारवाड़ के शासक राव गांगा थे, लेकिन सहयोग दिया राव मालदेव ने। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा ने राणा सांगा का साथ दिया। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने साथ दिया। गजनेर के अशोक परमार ने साथ दिया। इसके अलावा यदि अपन मेड़ता की बात करें तो मेड़ता से राव रतन सिंह राठौड़ ने, ये रतन सिंह राठौड़ ने सांगा का साथ दिया। इस तरह से अलग अलग रियासतों से, ठिकानों से राजाओं ने और राजकुमारों ने, सेनापतियों ने राणा सांगा के कई सारे, ये यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण शासकों के और उनके द्वारा सहयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनके नाम दिए हैं। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न यदि बनेगा तो सबसे यदि फंसने वाला प्रश्न बनेगा तो वो यही बनेगा कि किसने किस रियासत से किसने साथ दिया था। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बाकी सब स्टूडेंट रट लेते हैं। 17 मार्च से 1527 है, खानवा का युद्ध किस के बीच लड़ा। प्रश्न यदि उसे फंसाना होता है या उसको टिपिकल बनाना होता है तो इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा के लिहाज से, जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फिर देखो तो इतने सारे लोगों ने एक साथ राणा सांगा का साथ दिया और युद्ध के अंदर ये जब भाग लेते हैं, इधर दूसरी तरफ जो बाबर था, बाबर ने देखो कई सारी तैयारी इस युद्ध के लिए की थी। जैसे ही वो पहले उस बाड़ी के युद्ध में, बयाना के युद्ध में उसकी सेना हारती है, उसका मनोबल गिरता है, तो बाबर जान जाता है कि भाई मुझे ज़बरदस्त तैयारी की आवश्यकता है। तो इसको हम थोड़ा सा और अलग से करके देखते, एक बार मैं मिटा रहा हूँ। तो राणा सांगा ने एक तो पाती पर्वन की प्रथा प्रारंभ की। उस पाती पर्वन प्रथा के तहत राणा सांगा के साथ 7 राजा 9 रावजी एक साथ रहे, 104 सरदार साथ रहते थे, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने इतिहास में उल्लेख किया। उस पाती पर्वन की प्रथा के सहयोग में यदि राजस्थान में खानवा के युद्ध में सांगा के साथ कौन कौन था उसे हम देखें। हसन का मेवाती मिलेगा, हादी का मिलेंगे नागौर से। मारवाड़ के राव मालदेव मिलेंगे 4000 सैनिकों के साथ। राव गांगा मिलेंगे। आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा मिलेंगे। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह मिलेंगे। गजनेर के अशोक परमार मिलेंगे। बीकानेर के राव कल्याण सिंह मिलेंगे। मेड़ता के राव रतन सिंह मिलेंगे। इस तरह से कई सारे शासक आपको इन राणा सांगा के साथ देते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि राणा सांगा की धाक जबरदस्त थी। उनका जो युद्ध लड़ने की कौशल थी और कई युद्धों में वो जीत जा चुके थे, इसलिए सबको यकीन था कि भाई हम जीतेंगे और सभी साथ देना चाह रहे थे।
अब देखो दूसरी तरफ की यदि अपन बाबर की बात करें इस युद्ध में, तो बाबर ने क्या क्या किया। बाबर ने इस युद्ध में भाग लेने से पहले सैनिकों का जो मनोबल है वो मनोबल बढ़ाने के लिए उसने कई सारे प्रयास किए। उन प्रयासों में काम नंबर 1, सबसे पहले इस युद्ध को उसने संज्ञा दी जिहाद की संज्ञा। जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। इसके अलावा इसमें उसने जो है एक कर होता है धार्मिक कर, इसका नाम होता है तमगा। तमगा नामक जो कर है वो कर मुसलमानों से हटा दिया। इसके अलावा देखो उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई, शराब नहीं पीने की कसम खाई। ऐसे कई सारे उन्होंने नैतिक काम किए बाबर ने। इस प्रकार से जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में सफल होता है। कहते हैं कि भयानक युद्ध के बाद जब बाबर की सेना हतोत्साहित थी, हार चुकी थी, तो उस हतोत्साही सेना को एक ज्योतिषी ने भी और भविष्यवाणी की कि भाई मंगल का तारा जब दिखेगा तो बाबर की मृत्यु निश्चित है और बाबर का हारना तय है। तो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी और उधर राणा सांगा की सेना से मुलाकात करने के बाद सैनिकों में जबरदस्त भय था, हतोत्साही थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे। बाबर देखो कहाँ मध्य एशिया से भारत में आ गया था और भारत में दिल्ली को तो उसने फतह कर लिया, लेकिन वो जानता था कि जब तक मैं मेवाड़ को हासिल नहीं कर लूँगा या मेवाड़ को हरा नहीं दूंगा, राणा सांगा को नहीं हरा सकता, तब तक मैं इस दिल्ली का शासन आराम से कर नहीं सकता। इसलिए अब वापस जाना मेरे लिए मुश्किल है और यहाँ यदि रहना तो मुझे राणा सांगा से लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए मुझे अपने सैनिकों को तैयार करना पड़ेगा। तो सैनिकों को तैयार करने के लिए वो कहता है कि भाई तुम लोगों का मैं सारा जो कर है वो हटाना चाहता हूँ। सैनिकों ने कहा, बोले देखो लड़ने की बात अलग है, जिस युद्ध में साथ मृत्यु दिख रही हो तो उस मृत्यु में जाकर के मरे कौन, हमें किसी प्रकार का भले आप कर हटाओ नहीं हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर ने सोचा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी तो करें क्या। तो उसने कहा कि बोले देखो बेकी बातें करना या उस तरह की वो बातें करने लग गया कि धार्मिक रूप से उसने कहने लगा कि भाई मनुष्य का जो जन्म होता है वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम करने के लिए होता है। हम मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और हमारा जो जन्म है हम कोई यहाँ यूं ही थोड़ी आए, इतने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर कोई इस तरह का राज करने थोड़ी आए। बोलो क्या करने आए कि निश्चित रूप से हम अल्लाह का नेक काम करने के लिए आए, हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आए, हम काफिरों को मारने के लिए। एक शब्द होता है काफिर, ये ध्यान रहे, काफिर का मतलब होता है दुश्मन, यानी आपके धर्म का जो दुश्मन है या धर्म के खिलाफ की बात करता है उसे काफिर कहते हैं। तो यदि हम जितने भी काफिरों को समाप्त करेंगे तो हमें गाजित्व प्राप्त होगा। गाजी का मतलब शहीद की उपाधि में अपने को मिलेगी। इस तरह की बातें वो कहता है कि भाई मनुष्य का जो है जीना मरना एक बार होता है, जीवन में यदि वो इस तरह का काम कर जाता है तो निश्चित रूप से वो अमर हो जाता है। इस तरह के और ये जो हमको युद्ध कर रहे हैं वो कोई सांगा और दिल्ली का युद्ध नहीं है, ये कोई बाबर और मेवाड़ का युद्ध नहीं है, ये तुम्हारी सेना और उस सांगा की सेना का युद्ध नहीं है, ये इनका इतने सारे लोगों का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म का। मुस्लिम धर्म की हिंदू धर्म पर विजय का युद्ध है। यदि तुम मुस्लिम धर्म को जितना चाहते हो, दुनिया में इसको फैलाना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना चाहिए। और तुम इसमें युद्ध में लड़ते लड़ते मर भी गए, ख़त्म भी हो गए, तो आने वाली पीढ़ियाँ तुम लोगों को याद रखेगी, तुम्हारे किए हुए कार्य को अल्लाह याद रखेगा, तुम्हें जो है निश्चित रूप से अच्छा कई वर्षों तक याद रखा जाएगा और हमारा इस तरह से इतनी दूर आना सार्थक हो जाएगा। इस तरह की भावना भरने के बाद में सैनिकों ने कहा, बोलो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम तो खुद ही शराब पीते हो। क्योंकि मुस्लिम धर्म में देखो, जैसे हिंदू धर्म में मीट खाना शराब पीना गलत समझा जाता है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में शराब पीना गलत है। तो सैनिकों ने कहा बोले तुम तो खुद ही शराब पीते हो और इतनी बड़ी बड़ी जिहाद की बातें कर रहे हो, मुस्लिम अपने अल्लाह की बातें कर रहे हो। बाबर के हाथ में उसी समय शराब का कटोरा था चांदी का, उठा करके स्टेज से पटक करके नीचे फेंका। बोलो मैं आज से कसम खाता हूँ इस शराब को कभी छूँगा नहीं, अच्छे बर्तनों को मैं खाऊंगा नहीं, जब तक मैं उस अल्लाह के नेक कार्य को नहीं कर लेता, संपूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मैं जो है इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। तब सैनिकों को भी जोश आया और जिहाद का नारा दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से जो है बाबर ने सैनिकों को तैयार किया युद्ध के लिए। जैसे ही आपस में सेनाएं आमने सामने हुई, इसमें देखो होता क्या है, सुबह के 9:30 बजे थे, एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ राणा सांगा थे। कहते हैं बाबर ने जो है इस युद्ध में विशेष रूप से कुछ एक नई चीज़ों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में उसने जो सबसे नई चीज़ थी
वो नई चीज़ है तोप। तोप का प्रयोग बाबर ने सबसे पहली बार भारत में तो वैसे पानीपत के युद्ध में कर लिया था, राजस्थान के खिलाफ इस युद्ध में प्रयोग किया था। बाबर ने क्या किया, उन तोपों को वो बैलगाड़ियों पर बांध करके इस युद्ध मैदान में लेकर के आया। बैलगाड़ियों के आगे लंबी खाई खुदवा दी इस तरह से, और उस खाई के आगे बैलगाड़ियों को ऊंचा करके आपस में रस्सियों से ज़बरदस्त तरीके से बांध दिया। बैलगाड़ियों के बीच में जो जगह थी उस जगह में उसने बीच बीच में तोपें लगवा दी। इधर पीछे कई सारी सेना रख दी और सेना के पीछे जो है बाबर खुद तैनात हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी उसने कुछ सेना को लगा दिया और यहाँ पर भी उसने कुछ सेना को लगा दिया। थोड़ी सेना उसने रिजर्व में भी रख ली। इस तरह से बाबर ने जो है अपने पूरी युद्ध भूमि को जमाया, लोगों को व्यवस्थित किया और आराम से एक अच्छे स्थान पर जाकर के निरीक्षण करने लगा। दूसरी तरफ हमारे राणा सांगा थे, बड़े जबरदस्त उत्साह और जोश के साथ में भयंकर युद्धों को भयंकर तरीके से लड़ने वाले। तो उनके साथ में जो आगे आगे सेनापति थे, या जिसको अपन कहेंगे हरावल दस्ते का, ध्यान रहे यहाँ पर हरावल और चंद्रावल ऐसे नाम आपको मिल सकते हैं। हरावल दस्ता वह होता है जो सैनिकों की फौज का अग्रगामी होता है, यानी जो आगे आगे रहता है वो हरावल कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे आगे जो थे वो थे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती आगे आगे युद्ध लड़ रहे थे, उनके पीछे कई सारे सैनिक लड़ रहे थे। यहाँ पर हजारों की तादाद में सैनिक थे और यहाँ पर महाराणा सांगा अपने हाथी पर बैठ करके युद्ध के लिए तैयार थे सांगा। उसके बाद में कहते हैं कि बाकी जो वो 9 रावजीय राजा थे, जैसे मान लीजिए बीकानेर के कल्याणमल हो गए, इनकी फौज लाइन में खड़ी है। फिर मान लीजिए मालदेव खड़े हो गए, इनकी फौज खड़ी है। फिर मान लीजिए कोई डूंगरपुर के उदय सिंह हो गए। इस तरह से जो अलग अलग रियासतों से राज्यों से आए हुए लोग थे उनकी फौज और उनके आगे राणा सांगा। फिर इस तरह से राणा सांगा जो है इन सभी पीछे वालों का नेतृत्व हाथी पर बैठ के कर रहे थे। इस युद्ध में राणा सांगा की पहली भूल तो यही थी कि वो हाथी पर बैठ के युद्ध कर रहे थे। अब आगे होता क्या देखो, जैसे सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ, हसन खां मेवाती और उसके पीछे जितने भी राजपूत सैनिक थे उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रहार किया बाबर की सेना पे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने आगे यहाँ पर खाइयाँ खोद करके गाड़ियों को खड़ा कर रखा था और बीच में तोपें लगा रखी थी। हसन खां मेवाती के कुछ सैनिक इधर चलना शुरू हुए, कुछ सैनिक इधर चलना शुरू हुए और कुछ सैनिक सामने चले। तो बाबर ने क्या किया, यहाँ पर जो सेना थी इन सेनाओं को इस तरह से तैयार किया और इनके हाथ में जो हथियार था वो तीर दे दिया था। इन सैनिकों ने दूर से तीर बरसाना शुरू किया। तो ये जो सैनिक इधर भाग करके जा रहे थे वो इनका डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, यानी इनके घूम गए। इधर के सैनिक भी निश्चित रूप से तीरों से बचने। अब इनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, तलवार या भाले। तीर वाले जो व्यक्ति था वो लए नहीं, तो तलवार भालों से तीरों का मुकाबला कैसे होगा, तो निश्चित रूप से वो बचने की कोशिश करेंगे और वो इस डायरेक्शन में घूम करके जब वो यहाँ पहुँचे इधर से तोपें चलना शुरू हुई और यदि कोई बच करके पहुँच भी गया तो वो गाड़ियों से टकरा करके आगे जा नहीं पाएगा। इस तरह से सेना में यहाँ पर भगदड़ मच गई। और देखो, एक तो वैसे ही इधर से तीरें चल रही, इधर से तोप के गोले चल रहे हैं। राजपूत सैनिक तीरों से तो परिचित थे लेकिन तोप के गोलों और गोलियों से वो परिचित नहीं थे। जैसे ही तोप का गोला पड़ता और वो बका जाते बोले ये चीज़ क्या आ गई, कोई भूत प्रेत आ गया कि इस तरह के आग के गोले उफन के कहाँ से आ रहे हैं। कई सारे सैनिक तो बीच में आकर के उनको देखने लगते, बोले ये कहाँ से आया, कोई ऊपर से आसमान से गिरा है, क्या हुआ। इस तरह की घटनाएं सैनिकों में होने लगी और डर डर के भागने लगे। राणा सांगा भी पीछे से इस सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा रहा था, युद्ध कर रहा था। तभी अचानक एक तीर उड़ता हुआ राणा सांगा के लगता है और राणा सांगा हो जाते हैं यहाँ पर मूर्छित, या यूँ कह दीजिए बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के साथ साथ राणा सांगा को जो है एक आदमी लेकर के निकलता है जिसका नाम मिलेगा मालदेव राठौड़। इनको जो है इस युद्ध मैदान से बाहर लेकर के आता है और जिस जगह पर लाता है वह है बसवा जो पड़ता है दोस्तों, वह पड़ता है दौसा में। बसवा नामक स्थान पर राणा सांगा को बाहर निकाल करके लेके आता है। कहते हैं कि राणा सांगा के बाद में उनके हाथी छत्र मुकुट को जो है बीदा के झाला अज्जा ने जो है सादड़ी के झाला अज्जा ने जो है वो मुकुट धारण किया और युद्ध पर लड़ने के लिए वापस तत्पर हुआ। लेकिन झाला अज्जा जो है वो ज़्यादा समय तक लड़ नहीं पाया। ये सेना भी जैसे ही आगे बढ़ी तो बाबर के पास और रिजर्व टुकड़ी थी, मैंने कहा था रिजर्व फौज। इस रिजर्व फौज को बाबर ने इस युद्ध के बार से भेजा इस तरह से।
देखो ये सैनिक वो वैसे ही यहाँ उलझे हुए हैं। थोड़ी बहुत सांगा की जो सेना बची थी उन पर पीछे से सांगा ने आक्रमण करवाया, तो यहाँ पर भी भगदड़ मच गई। सांगा की सेना पूरी तरह से फंस गई थी। सांगा को बाहर ले जाया गया था। सांगा की जगह जो लड़ रहा था झालाजा, वह भी मारा जाता है। इस तरह से सैनिकों को लगता है कि भाई हमारा राजा मर चुका है, हम व्यर्थ में लड़ रहे हैं, और सेना का नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं, सेना नेतृत्वहीन हो गई। दूसरी बात, इनके तीरों और गोलियों का जवाब इनकी तलवारें नहीं दे सकती थी, इसलिए भी जो है ये हताहत होने लगे और युद्ध जल्दी खत्म हुआ। इस युद्ध में जो है अंतिम रूप से जीतता बाबर है और राणा सांगा की जो है वो पराजय हो जाती है। कहते हैं राणा सांगा को जब इस बसवा के मैदान से बाहर निकाल करके बसवा में ले जाया जाता है तो और इसको जब होश आता है तो उठ करके वापस युद्ध लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कई सारे सरदारों के कहने पर भाई हम तो युद्ध हार चुके हैं, अब हम आगे लड़ नहीं सकते। तो वो इन राणा सांगा का यहाँ बसवा में इलाज करवाया जाता है और लेकर के जाने वाले व्यक्ति का नाम अब मैंने पहले ही बताया था, मालदेव राठौड़ इनका नाम था। मालदेव राठौड़ से बसवा में जब इनका इलाज हो रहा होता है, इलाज होने के बाद में राणा सांगा यहाँ से पहुँच जाते हैं सीधे रणथंबोर के दुर्ग में। रणथंबोर के दुर्ग में राणा सांगा कुछ समय के लिए रह रहे होते हैं। रणथंबोर में राणा सांगा की एक प्रसिद्ध रानी थी, इसका नाम मिलेगा कर्मावती, और ये कर्मावती जो है वो हाड़ी थी, कर्मावती हाड़ा। इस कर्मावती के एक पुत्र था, इसका नाम था विक्रमादित्य, और एक पुत्र का नाम था रतन सिंह, ये भी अपने को ध्यान में रखना। राणा सांगा की एक और दूसरी रानी थी और उससे दो पुत्र और थे, एक का नाम मिलेगा आपको भोजराज, और एक का नाम आपको मिलेगा एक का नाम भोजराज है, एक का नाम रतन सिंह है, और यहाँ पर जो ये विक्रमादित्य है एक का नाम मिलेगा उदय सिंह। ये दो पुत्र थे। तो भोजराज और रतन सिंह दूसरी रानी के पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह अलग रानी के पुत्र थे। तो राणा सांगा यहाँ पर कर्मावती को जो रणथंबोर की जागीर देने का वचन देता है और रणथंबोर का किला कर्मावती को दे देता है। तभी देखो दूसरी ओर घटना क्या होती है, दिल्ली के शासक बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया। अब दिल्ली का जो शासक है, खानवा के युद्ध के बाद में यहाँ का जो पड़ोसी राज्य था इसका नाम था चंदेरी, और चंदेरी को लेकर के राणा सांगा और इधर मालवा के सुल्तान में पहले ही लड़ाई हुई थी गागरोन की। उस समय जो चंदेरी जो था, उस चंदेरी पर बाबर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है कि भाई अब चंदेरी को जीत करके नीचे मालवा को जीत करके पूरे भारत में अपनी धाक जमाएंगे। तब राणा सांगा को इस बात का पता चलता है, तो राणा सांगा रणथंबोर से अपनी सेना को आदेश देता है कि बोलो हम आगे चंदेरी में चलेंगे और चंदेरी में चल करके बाबर से युद्ध लड़ेंगे और वापस अपनी उस हार का बदला लेंगे। लेकिन राजपूत सैनिक जो राणा सांगा के साथ दे रहे थे वह बाकी तो सारे अपने राज्य में लौट गए थे, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे थे उनका ये मानना था कि बाबर के पास में तोपें होने के कारण, बंदूकें होने के कारण, गोलियां होने के कारण हम उनका ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते। बाबर से लड़ने का मतलब है साक्षात मरना, और जब अपने को साफ अपनी पराजय दिख रही तब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। राणा सांगा वैसे ही बूढ़ा हो चुका है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरेगा ही मरेगा, और इसकी जिद के आगे हम क्यों अपने प्राण दें। उनमें से किसी एक सैनिक ने जो है, जब ये रणथंबोर से आगे जा रहा था तो एक जगह पड़ती है कालपी, और ये कालपी जो पड़ती है भीलवाड़ा में ही पड़ती है, भीलवाड़ा मंडल में। उस कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा को किसी व्यक्ति द्वारा जहर दे दिया जाता है, जहर दे करके मार दिया जाता है, ताकि इसको शांत कराने का यही तरीका, यदि ये जिंदा रहा तो कई सारे सैनिकों को और मरवाएगा, उतने लोगों को अपने साथ लेकर के और जाएगा। उससे बजाय अच्छा है कि एक व्यक्ति को ही जहर दे करके मार दिया जाए तो ये कोई पाप नहीं होगा। तो राणा सांगा की इस युद्ध अत्यधिक अभिलाषा के कारण उसको जहर दे करके मार दिया जाता है। कालपी में राणा सांगा की मौत हो जाती है, और कालपी में ही के बाद में इनका जो है दाह संस्कार किया जाता है। अब देखना दो जगह हो गई, बसवा नामक स्थान पर राणा सांगा की छतरी पड़ती है एक तो, इसके अलावा ये जो कालपी है, इस कालपी में भी जो है राणा सांगा की समाधि मिलेगी आपको, समाधि, और मंडल में इनको दाह संस्कार करवाया जाता है। इनको चित्तौड़ भी नहीं लेकर ले जाया जाता है, यहीं इनका दाह संस्कार करवा करके चित्तौड़ के अंदर जो है इनके जो बड़े पुत्र थे, भोजराज की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को भोजराज प्राप्त हो गए, और रतन सिंह का राज्याभिषेक
लगभग 1528 ईस्वी के आसपास राणा सांगा की जो मृत्यु होती है वो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जब मृत्यु होती है तो रतन सिंह को शासक बना दिया जाता है। और कालपी और मंडल में इनकी समाधि है, कालपी में इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह से एक महान सेना नायक और महान युद्ध प्रणेता या युद्ध अभिलाषी व्यक्ति या शासक या वीर योद्धा की मृत्यु इस तरह से होगी कभी हमने सोचा नहीं था। सांगा के दादा की मृत्यु भी इसी तरह से हुई थी। सांगा के दादा को भी जो है कुंभा को जो है इस तरह से उनके पुत्र के द्वारा ही मार दिया जाता है, उनको उन्माद रोग हो जाता है, हत्या कर दी उनकी जाती है। और राणा सांगा की भी हत्या इन्हीं की सैनिकों के द्वारा कर दी जाती है। तो देखो इतिहास में जो विरोधी बातें होती है, एक तरफ व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, अंत में उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होता। इसी तरह हमने राव चूड़ा के बारे में देखा था, कुंवर चूड़ा के बारे में। उसने अपने पिता के शासन के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों तक से बेर मोल ले लेता है एक तरह से, क्योंकि वो यदि चाहता तो मेवाड़ का राजा बनता और उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो अलग हम इतिहास पढ़ रहे होते, इधर लाका और मोकल नहीं पढ़ते उसके बाद। तो वो भी मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता और आगे चल करके मोकल के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, राज्य निष्कासन दे दिया जाता है। इस तरह की विरोधी परिस्थिति अपने को कई जगह मिलेगी। इस तरह से राणा सांगा का अंत होता है 30 जनवरी 1528 को। रतन सिंह मेवाड़ के राज सिंहासन पर उनकी गद्दी नशी होती है या उनका राज्य आरोहण होता है। और इस तरह से ये राजस्थान के एक महान शासक की विदाई होती है। और राजपूतों का यहाँ से यूँ मान लीजिए अवनति काल तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी महाराणा प्रताप बाकी हैं, लेकिन एक महान शासक उन्होंने खो दिया। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, दिल्ली में बाबर का आगमन हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इस तरह से महाराणा सांगा के संदर्भ में इनकी जब हार होती है तो हार के कई इतिहासकार कई सारे कारण बताते हैं। देखो अब इस हार के कारणों में यदि अपन बात करें, खानवा के युद्ध में हार के कारण उनको यदि अपन देखें तो नंबर 1 कारण ये है, पहला वो है बाबर द्वारा युद्ध को जिहाद की संज्ञा देना, युद्ध को जिहाद की संज्ञा देना, जिहाद की संज्ञा एक काम। दूसरा जो काम है युद्ध में बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करना, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करना ये भी महत्वपूर्ण है। तुलुगमा पद्धति में मैंने कहा था कि एक तो तोपें तो होती है, उस सेना की विशेष संरचना जमाना, इस तरह से जमाना ताकि क्या कि रिजर्व भी बच जाए और सामने वाले लड़ने को चक्रव्यूह में फंसा सकें। पीछे से घुड़सवार आकर के पीछे से वार करते हैं, मैंने आपको इस तरह से बताया था सचित्र। तो इस तरह की तुलुगमा पद्धति का उसने प्रयोग किया। इसके अलावा युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग करना, इसके अलावा नंबर 4 एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलहदी तंवर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। मैंने एक शासक और बताया था नागौर के हादी खां, ये राय सेना के सलहदी तंवर थे। इन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। लेकिन युद्ध शुरू हुआ उससे पहले जब सांगा और बाबर में आपसी पत्राचार हुआ, बातचीत हुई, वो सलहदी तंवर की मदद से हुई थी। और युद्ध के अंत में कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि सलहदी तंवर अपनी सेना लेकर के राणा सांगा की तरफ से निकल करके बाबर की तरफ जा मिला था, सलहदी तंवर और नागौर के हादी खां। इस वजह से भी युद्ध जो है वो राणा सांगा हारे थे। पर ये और राणा सलहदी तंवर को छोड़ भी दें तो भी, क्योंकि सीधी सी बात है, महाराणा सांगा के सैनिकों की तलवारें उन गोलियों का वार सहन नहीं कर सकी, सबसे बड़ी बात यही है। इस वजह से इस युद्ध में हार हुई। तो सलहदी तंवर का विश्वासघात ये भी एक कारण हो सकता है, विश्वासघात। बाकी कारण तो खैर यही है। और 5वां इंपॉर्टेंट कारण है सेना का, यानी सांगा की सेना का सही नेतृत्व नहीं होना, ठीक से नेतृत्व नहीं करना। ये कई सारे कारण रहे होंगे। इस वजह से इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। और एक तरफ से भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य जो समाप्त हो रहा था, हिंदू राज्य जो बनने वाला था, वो बनते बनते रुक जाता है। और भारत में फिर से 200-250 साल तक मुगलों का राज आ जाता है और भारत की दुर्दशा होने लगती है। वो आगे की बातें हम देखेंगे। इस तरह से महाराणा सांगा उनके प्रमुख अभियान। अब यहाँ पर अपन इस शॉर्ट में यदि देखें कि महाराणा सांगा के द्वारा दिए हुए युद्ध कौन कौन से हैं प्रमुख,
उन प्रमुख युद्धों में देखो, प्रमुख युद्ध को अपन एक स्वरूप में देखें, उन प्रमुख युद्धों में देखो सबसे पहला जो युद्ध है वो मिलेगा आपको खातौली, नंबर 2 युद्ध मिलेगा बाड़ी, नंबर 3 युद्ध मिलेगा गागरोन, नंबर 4 युद्ध मिलेगा बयाना और नंबर 5 युद्ध मिलेगा खानवा। ये 5 युद्ध आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खातौली जो युद्ध है वो 1517 में है, 17-18 में, बाड़ी 1518 में, गागरोन 1519 में, बयाना 1527 में और खानवा भी 1527 में। ये फरवरी 1527 में और ये 17 मार्च 1527 में है। इस तरह से राणा सांगा के द्वारा लड़े हुए जो प्रमुख युद्ध है उनका क्रम भी यही, आपको क्रम भी पूछा जा सकता है। निम्न युद्धों को क्रम से जमाइए, खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा। अब ये खातौली और बाड़ी की युद्ध वो दिल्ली सल्तनत के साथ, गागरोन मालवा के साथ, बयाना और खानवा भी वापस दिल्ली के साथ हैं। इधर हमने जो गुजरात के साथ पढ़ा था संघर्ष, उसमें पर्टिकुलर युद्ध का नाम है नहीं है, पर संघर्ष जरूर हुआ था और इस शेप को अपने को इस तरह से ध्यान रखना है। तो महाराणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियानों में अपने इन प्रमुख युद्धों को देखा। सांगा को युद्धों में लड़ते अंत में जो है वो जेर दे करके मारना ही पड़ा, लेकिन उसकी युद्ध अभिलाषा समाप्त नहीं हुई। सांगा के बारे में कहते हैं कि भाई युद्ध में जो है उसके कई सारे अंग क्षत विक्षत हो गए थे, 80 घाव शरीर पे हो गए और कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें सैनिकों का भगना विशेष कहा। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। युद्ध से पहले सांगा ने हिंदू पथ की उपाधि धारण की थी और इस युद्ध के बाद में खानवा के बाद में जो बाबर था उस बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। कहते हैं कि जब खानवा का युद्ध समाप्त हुआ और राजपूतों की रक्त रंजित धरती से जब वो कई सारे राजपूतों के जो सिर थे उन सिरों को इकट्ठा किया और उनका एक चबूतरा बनाया और उस पर बैठा और फिर जो है उसने कहा कि भाई इस्लाम जिंदाबाद या इस्लाम की फतह हुई है और हमने काफिरों को मार दिया है। इस तरह से जो है वो गाजी की या गाजित्व को प्राप्त करता है। तो ये कई सारी चीज़ें खास तौर से ये है, पर इसमें विशेष रूप से मैंने मर्म बता दिया था कि यदि प्रश्न फंसेगा तो राणा सांगा की तरफ से कौन कौन लोग युद्ध में शामिल हुए थे उनका एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप जनरल तरीके से इसको देखोगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई चीज़ यदि छूटी भी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उस पर मैं बात करूँगा। एक पीछे वाले वीडियो में कमेंट आया था किसी एक छात्र का कि कुंभा के द्वारा जो मीरा मंदिर बनवाया गया था, वो मीरा मंदिर, उसके जहन में ये प्रश्न आ गया था कि कुंभा के बाद में रायमल पैदा हुए, रायमल के बाद में राणा सांगा पैदा हुए और सांगा के काल में ही जो है मीरा के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुंभा ने किस तरह से मीरा का मंदिर बनवा दिया था। यहाँ पर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसको मैं थोड़ा आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखो जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ के जो राजा थे कुंभा का जो शासन काल है वैसे तो वो मिलेगा अपने को 1433 से लेकर के 68 तक। और कुंभा ने अपने जीवन में कई सारे मंदिर बनवाए, उसमें से एक मंदिर बनवाया मीरा मंदिर बनवाया। इसके अलावा उसने श्रृंगार चंवरी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा उन्होंने कुंभा स्वामी का मंदिर बनवाया, कुंभा स्वामी का मंदिर। इसके अलावा उसने जो है खुशाल माता का मंदिर भी बनवाया, खुशाल माता मंदिर। खुशाल माता जो मंदिर है ये बदनौर भीलवाड़ा में है, ये भी आपको ध्यान रखना। बदनौर भीलवाड़ा में वो जो युद्ध जीता था सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर के युद्ध की जीत के बाद ही इस मंदिर को बनवाया था। सारंगपुर युद्ध जीत के बाद में बदनौर में खुशाल माता का मंदिर बनवाया। तो ये जो मीरा मंदिर है, इस मंदिर के संदर्भ में देखो, असल में जो ये मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का है। मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का है। और चित्तौड़गढ़ के किले में जब कुंभा के बाद रायमल आए, रायमल के बाद में महाराणा सांगा आए और सांगा के जो पुत्र थे उन पुत्रों में एक का नाम मिलेगा आपको भोजराज, एक का नाम मिलेगा रतन सिंह, एक का नाम मिलेगा विक्रमादित्य, एक का नाम मिलेगा उदय सिंह। इस तरह के इनके जो पुत्र थे, उन पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था भोजराज का जो विवाह है वो विवाह मेवाड़ के अपना जो नागौर है, नागौर के एक शासक हुए थे राव दूदा, और राव दूदा के जो पुत्र थे उन पुत्र का नाम था रतन सिंह। तो रतन सिंह की जो पुत्री हुई थी उसका नाम था मीरा, और मीरा का विवाह हुआ था भोजराज के साथ में। सांगा का ये सबसे बड़ा पुत्र था
और भोजराज के बारे में कहते हैं कि सांगा की जो लड़ाई हुई थी खानवा की, उस लड़ाई में भोजराज लड़ते लड़ते घायल हो गया था और घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। तब मीरा का जो है सांसारिकता से मोह उड़ जाता है। वैसे मीरा का अलग हम टॉपिक लेंगे, राजस्थान के संत साहित्य को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको इसकी पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। यहाँ अपन थोड़ी सी इसी बात के बारे में बात करेंगे भाई मीरा का मंदिर कैसे बना। तो जब सांगा की मृत्यु हो जाती है और भोजराज की मृत्यु हो जाती है, रतन सिंह के राज्य में और विक्रमादित्य के राज्य में मीरा का इस सांसारिकता से मोह उड़ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने लगती है और पूजा अर्चना में इतनी तल्लीन हो जाती है कि वो कृष्ण को ही पति मान बैठती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसी कई सारी पदावलियाँ उनकी मिलती है। तो कृष्ण को पति मानने के कारण और जिस मंदिर में बैठ कर की पूजा करने के कारण बाद में जब मीरा की अंतिम समय में द्वारिका में वो जब जाती है और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है, तब कई कुछ वर्षों बाद में उसी मंदिर को मीरा मंदिर का नाम दे दिया जाता है। असल में मीरा मंदिर नाम से महाराणा कुंभा ने मंदिर नहीं बनवाया था, मंदिर वो कृष्ण का है और उस कृष्ण मंदिर में जो है मीरा ने पूजा अर्चना की थी, इसलिए आगे चल कर उस मंदिर का नाम मीरा मंदिर पड़ जाता है। ये बात अपने कंसेप्ट में आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है। प्रश्न उसका अच्छा था, सोचने का नजरिया भी अच्छा था। इतिहास के छात्रों को इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना समझना चाहिए और तथ्यों को आपस में जोड़ना चाहिए। इस तरह की जिज्ञासा आप में रहेगी तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को सीखने में और इतिहास विषय को जीने में या जीवंत करने में आपको मदद मिलेगी। और इसी तरह की यदि आपकी और कोई बात हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको डालूंगा जरूर। मीरा के बारे में बाकी जो बातें हैं वो हम अलग स्पेशल जो वीडियो बनेगा राजस्थान के संत साहित्य देवी देवता, उसमें हम अलग से बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कुंभारी जो मंदिर बना हुआ कृष्ण भगवान का था चित्तौड़गढ़ में, और वही मंदिर आगे चल करके मीरा द्वारा भक्ति डायरेक्ट किए जाने के कारण मीरा मंदिर कहलाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।